विजयनगर में रघुनाथ नाम का एक मजदूर था जो रोज मजदूरी करने अपने कस्बे से दूर शहर जाया करता था। रघुनाथ की बीवी लक्ष्मी थी और उनके 2 बच्चे थे, महेश और आशा। सारा खानदान खुश था। एक रोज की बात है, रघुनाथ हमेशा की तरह मजदूरी करने शहर गया था। वो रोड क्रॉस कर रहा था कि एक ट्रक से उसका हादसा हो गया। रघुनाथ को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। उसका सारा खानदान दुखी था। बच्चे रो रहे थे। लक्ष्मी ने सबको संभालने की कोशिश की। देखो, अब्बू ठीक हो जाएंगे। तुम दोनों ऐसे रोओगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अब्बू कब ठीक होंगे? बोलो ना अम्मी। बहुत जल्द। तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। कई रोज गुजर गए। रघुनाथ की हालत बेहतर थी, लेकिन वो अब भी चल फिर नहीं पा रहा था। एक दिन तभी नर्स लक्ष्मी के नजदीक आई। आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। लक्ष्मी डॉक्टर के केबिन में गई। बहन जी, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। आपके शौहर के दोनों पैरों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी वो चल पाएंगे। पर आपके हालात देखकर लगता नहीं कि आप इतना खर्चा उठा पाएंगी। कितना खर्चा होगा डॉक्टर साहब? तकरीबन 20 लाख है। या खुदा! अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो वापस चल नहीं पाएंगे। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आप उनके ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम कर सकती हैं तो बहुत अच्छा होगा। जी डॉक्टर साहब, मैं कोशिश करती हूँ। लक्ष्मी सोच में डूब गई कि वो कैसे अपने शौहर का इलाज करवाए। वो बच्चों के साथ घर गई और अपने जेवर देखने लगी। ये तो बहुत कम है, इससे तो 1 लाख रुपए भी नहीं आएंगे। घर भी संभालना है और इनका इलाज भी करवाना है। कैसे होगा ये सब? लक्ष्मी अपने जेवर देख ही रही थी कि उसके दोनों बच्चे उसके पास आए। अम्मी, क्या तुम ये मंगलसूत्र और कंगन बेच दोगी? और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है बेटा। अम्मी, अगर हम सब मिलकर पैसे कमाए तो? कैसे? आप बहुत अच्छी इडली बनाती हो अम्मी। अगर हम लोग इडली का ठेला डाल दे तो? वो तो हम कर सकते हैं, पर क्या उससे इतने सारे पैसे जमा होंगे? 20 लाख? अम्मी, कोशिश तो करके देखते हैं। ऊपर वाले ने चाहा तो जल्द से जल्द पैसे जमा हो जाएंगे और अब्बू का इलाज भी हो जाएगा। बहुत बड़े हो गए हो तुम दोनों। चलो इडली के कारोबार की तैयारी करते हैं। लक्ष्मी और बच्चे घर में चीजें इकट्ठी करने लगे। ये रहे चम्मच और प्लेट्स। ये रहा चूल्हा। ये रहा इडली का कुकर, पर मुझे लगता है ये छोटा है। ठेले पर अगर ज्यादा लोग आ गए तो फटाफट इडली नहीं बन पाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए अम्मी? हमें नया इडली का कुकर लेना होगा। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, उसमें बड़ा इडली का कुकर आ जाएगा। इडली कुकर खरीदने के लिए तीनों दुकान पर पहुँचे। भाईजान, एक बड़ा इडली का कुकर दिखाइए। उस दुकानदार ने उन्हें एक कुकर दिखाया। इससे भी बड़ा चाहिए। बहन जी, इससे बड़ा इडली कुकर मेरे पास नहीं है। आजकल इससे बड़ा इडली कुकर नहीं बनता। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन आप पुराना इडली कुकर खरीद सकती हैं। बगल में ही एक पुराने बर्तनों की दुकान है, उनके पास जरूर बड़े इडली कुकर होंगे। आप वहाँ देख लीजिए। ठीक है। लक्ष्मी और उसके बच्चे बगल वाली दुकान पर गए। वहाँ लक्ष्मी की नजर एक पीतल के बड़े इडली कुकर पर गई। भाईजान, वो बड़ा वाला इडली का कुकर कितने का है? वो पुराना वाला, वो 500 रुपए का है। ठीक है, वो मुझे दे दीजिए। लक्ष्मी और बच्चे वो बड़ा पीतल का इडली कुकर लेकर अपने घर आए। घर पहुंचकर, अम्मी, आपने यही इडली कुकर क्यों चुना? बगल में कितने चमकदार स्टील के कुकर भी थे, तो ये पीतल का ही क्यों? क्योंकि ये पीतल का है। पीतल में इडलियों का जायका और भी अच्छा हो जाता है। और तो और हमें ये बहुत अच्छे दाम में मिला। लेकिन अम्मी, हमें नया कुकर लेना चाहिए था ना। देखो ना, इस पे कितनी गंदगी है। आशा, ये पीतल का है। अभी इसे घिसूंगी ना तो चमकने लगेगा। ठीक है अम्मी। लक्ष्मी ने वो इडली कुकर धोया और वो चमकने लगा। अरे वाह, ये तो चमक रहा है। कहा था ना मैंने। और आशा, इसीलिए कहते हैं
ओल्ड इज गोल्ड। माँ, इसमें इडली बनाकर देखो तो। हाँ, बनाती हूँ। लक्ष्मी ने उस इडली कुकर की थालियों में इडली का आटा डाला और उसे गैस पर चढ़ा दिया। अब हमें 8 मिनट इंतजार करना होगा ना अम्मी? हाँ बिल्कुल। दोनों बच्चे इडली बनने का इंतजार कर रहे थे। उन दोनों की नजर घड़ी के कांटे पर ही टिकी थी। जैसे ही घड़ी में 8 मिनट हुए, हो गया, 8 मिनट हो गया। हाँ, सब्र करो, खोलती हूँ। जैसे ही लक्ष्मी ने कुकर खोला तो कुकर के अंदर से रोशनी चमकने लगी। सफेद आटा सुनहरा कैसे हो गया? जैसे ही लक्ष्मी ने वो इडली बाहर निकाली तो वो हड़बड़ा गई। ये इडली पत्थर की कैसे हो गई? पत्थर की नहीं, सोने की। सोने की इडली? लक्ष्मी एक सोने की इडली लेकर जौहरी के पास गई और वहाँ उससे जांच करवाने लगी। ये खरा सोना है। ये सुनकर लक्ष्मी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो घर लौटी और ये बात अपने बच्चों को बताई तो वो खुशी से कूदने लगे। हमारे पास इतनी सारी सोने की इडली है। अम्मी, इनको बेचकर हम अब्बू का इलाज करवा सकते हैं ना? हाँ, ये इतना सारा सोना है कि हम सोच भी नहीं सकते बच्चों। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी ने जौहरी को 2 सोने की इडलियां बेच दी और उससे मिले हुए पैसों से अपने शौहर रघुनाथ के पैरों का ऑपरेशन करवाया। रघुनाथ वापस चलने लगा। 2 और सोने की इडलियां बेचकर लक्ष्मी ने नया घर खरीद लिया। रघुनाथ और उसका खानदान नए घर में हंसी खुशी रहने लगे। आज भी वो इडली का कुकर लक्ष्मी के पास ही है, लेकिन वापस उसने कभी सोने की इडली नहीं बनाई। अम्मी, क्या हम वापस सोने की इडलियां नहीं बनाएंगे? नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें जितना दिया है वो हमारे लिए काफी है। और वैसे भी आशा, अम्मी हमेशा बोलती है ना, लालच बुरी बला है। हाँ, और हमें लालच बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। अब तुम दोनों भूल जाओ कि हमें कभी जादुई इडली कुकर मिला भी था और हमेशा खुश रहो। विजयनगर में रघुनाथ नाम का एक मजदूर था जो रोज मजदूरी करने अपने कस्बे से दूर शहर जाया करता था। रघुनाथ की बीवी लक्ष्मी थी और उनके 2 बच्चे थे, महेश और आशा। सारा खानदान खुश था। एक रोज की बात है, रघुनाथ हमेशा की तरह मजदूरी करने शहर गया था। वो रोड क्रॉस कर रहा था कि एक ट्रक से उसका हादसा हो गया। रघुनाथ को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। उसका सारा खानदान दुखी था। बच्चे रो रहे थे। लक्ष्मी ने सबको संभालने की कोशिश की। देखो, अब्बू ठीक हो जाएंगे। तुम दोनों ऐसे रोओगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अब्बू कब ठीक होंगे? बोलो ना अम्मी। बहुत जल्द। तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। कई रोज गुजर गए। रघुनाथ की हालत बेहतर थी, लेकिन वो अब भी चल फिर नहीं पा रहा था। एक दिन तभी नर्स लक्ष्मी के नजदीक आई। आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। लक्ष्मी डॉक्टर के केबिन में गई। बहन जी, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। आपके शौहर के दोनों पैरों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी वो चल पाएंगे। पर आपके हालात देखकर लगता नहीं कि आप इतना खर्चा उठा पाएंगी। कितना खर्चा होगा डॉक्टर साहब? तकरीबन 20 लाख। या खुदा! अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो वापस चल नहीं पाएंगे। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आप उनके ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम कर सकती हैं तो बहुत अच्छा होगा। जी डॉक्टर साहब, मैं कोशिश करती हूँ। लक्ष्मी सोच में डूब गई कि वो कैसे अपने शौहर का इलाज करवाए। वो बच्चों के साथ घर गई और अपने जेवर देखने लगी। ये तो बहुत कम है, इससे तो 1 लाख रुपए भी नहीं आएंगे। घर भी संभालना है और इनका इलाज भी करवाना है, कैसे होगा ये सब? लक्ष्मी अपने जेवर देख ही रही थी कि उसके दोनों बच्चे उसके पास आए। अम्मी, क्या तुम ये मंगलसूत्र और कंगन बेच दोगी? और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है बेटा। अम्मी, अगर हम सब मिलकर पैसे कमाए तो? कैसे? आप बहुत अच्छी इडली बनाती हो अम्मी। अगर हम लोग इडली का ठेला डाल दे तो? वो तो हम कर सकते हैं,
पर क्या उससे इतने सारे पैसे जमा होंगे? 20 लाख। अम्मी कोशिश तो करके देखते हैं। ऊपर वाले ने चाहा तो जल्द से जल्द पैसे जमा हो जाएंगे और अब्बू का इलाज भी हो जाएगा। बहुत बड़े हो गए हो तुम दोनों। चलो इडली के कारोबार की तैयारी करते हैं। लक्ष्मी और बच्चे घर में चीजें इकट्ठी करने लगे। ये रहे चम्मच और प्लेट्स, ये रहा चूल्हा, ये रहा इडली का कुकर। पर मुझे लगता है ये छोटा है। ठेले पर अगर ज्यादा लोग आ गए तो फटाफट इडली नहीं बन पाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए अम्मी? हमें नया इडली का कुकर लेना होगा। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, उसमें बड़ा इडली का कुकर आ जाएगा। इडली कुकर खरीदने के लिए तीनों दुकान पर पहुँचे। भाईजान, एक बड़ा इडली का कुकर दिखाइए। उस दुकानदार ने उन्हें एक कुकर दिखाया। इससे भी बड़ा चाहिए। बहन जी, इससे बड़ा इडली कुकर मेरे पास नहीं है। आजकल इससे बड़ा इडली कुकर नहीं बनता। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन आप पुराना इडली कुकर खरीद सकती हैं। बगल में ही एक पुराने बर्तनों की दुकान है, उनके पास जरूर बड़े इडली कुकर होंगे। आप वहाँ देख लीजिए। ठीक है। लक्ष्मी और उसके बच्चे बगल वाली दुकान पर गए। वहाँ लक्ष्मी की नजर एक पीतल के बड़े इडली कुकर पर गई। भाईजान, वो बड़ा वाला इडली का कुकर कितने का है? वो पुराना वाला, वो 500 रुपए का है। ठीक है, वो मुझे दे दीजिए। लक्ष्मी और बच्चे वो बड़ा पीतल का इडली कुकर लेकर अपने घर आए। घर पहुंचकर, अम्मी, आपने यही इडली कुकर क्यों चुना? बगल में कितने चमकदार स्टील के कुकर भी थे, तो ये पीतल का ही क्यों? क्योंकि ये पीतल का है। पीतल में इडलियों का जायका और भी अच्छा हो जाता है। और तो और हमें ये बहुत अच्छे दाम में मिला। लेकिन अम्मी, हमें नया कुकर लेना चाहिए था ना। देखो ना, इस पे कितनी गंदगी है। आशा, ये पीतल का है। अभी इसे घिसूंगी ना तो चमकने लगेगा। ठीक है अम्मी। लक्ष्मी ने वो इडली कुकर धोया और वो चमकने लगा। अरे वाह, ये तो चमक रहा है। कहा था ना मैंने। और आशा, इसीलिए कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। माँ, इसमें इडली बनाकर देखो तो। हाँ, बनाती हूँ। लक्ष्मी ने उस इडली कुकर की थालियों में इडली का आटा डाला और उसे गैस पर चढ़ा दिया। अब हमें 8 मिनट इंतजार करना होगा ना अम्मी? हाँ बिल्कुल। दोनों बच्चे इडली बनने का इंतजार कर रहे थे। उन दोनों की नजर घड़ी के कांटे पर ही टिकी थी। जैसे ही घड़ी में 8 मिनट हुए, हो गया, 8 मिनट हो गया। हाँ, सब्र करो, खोलती हूँ। जैसे ही लक्ष्मी ने कुकर खोला तो कुकर के अंदर से रोशनी चमकने लगी। सफेद आटा सुनहरा कैसे हो गया? जैसे ही लक्ष्मी ने वो इडली बाहर निकाली तो वो हड़बड़ा गई। ये इडली पत्थर की कैसे हो गई? पत्थर की नहीं, सोने की। सोने की इडली? लक्ष्मी एक सोने की इडली लेकर जौहरी के पास गई और वहाँ उससे जांच करवाने लगी। ये खरा सोना है। ये सुनकर लक्ष्मी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो घर लौटी और ये बात अपने बच्चों को बताई तो वो खुशी से कूदने लगे। हमारे पास इतनी सारी सोने की इडली है। अम्मी, इनको बेचकर हम अब्बू का इलाज करवा सकते हैं ना? हाँ, ये इतना सारा सोना है कि हम सोच भी नहीं सकते बच्चों। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी ने जौहरी को 2 सोने की इडलियां बेच दी और उससे मिले हुए पैसों से अपने शौहर रघुनाथ के पैरों का ऑपरेशन करवाया। रघुनाथ वापस चलने लगा। 2 और सोने की इडलियां बेचकर लक्ष्मी ने नया घर खरीद लिया। रघुनाथ और उसका खानदान नए घर में हंसी खुशी रहने लगे। आज भी वो इडली का कुकर लक्ष्मी के पास ही है, लेकिन वापस उसने कभी सोने की इडली नहीं बनाई। अम्मी, क्या हम वापस सोने की इडलियां नहीं बनाएंगे? नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें जितना दिया है वो हमारे लिए काफी है। और वैसे भी आशा, अम्मी हमेशा बोलती है ना, लालच बुरी बला है। हाँ, और हमें लालच बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। अब तुम दोनों भूल जाओ
कि हमें कभी जादुई इडली कुकर मिला भी था। और हमेशा खुश रहो। मुकेश एक गरीब घर का लड़का था। वो अपनी बीवी पूनम और बेटे चीकू के साथ रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। ये मिट्टी के बर्तन बनाने का क्या फायदा जब कोई खरीदता ही नहीं। चलो आकर खाना खा लो, काफी देर हो चुकी है इस मिट्टी से खेलते हुए। अरे अगर इस मिट्टी से नहीं खेलूंगा तो पेट कैसे भरूंगा? थोड़े से बर्तन रह गए हैं, उन्हें बनाने दो। अब्बू, मुझे भी मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा दो। अभी तुम बहुत छोटे हो बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भी मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा दूंगा। रहने दो, तुमने मिट्टी के बर्तन बनाकर क्या पा लिया जो तुम्हारा बेटा पाएगा? इसे तो मैं पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगी। अरे मगर हमारी खानदानी मिराज यही है, इसे अपनी मिराज की जानकारी तो होनी चाहिए ना। क्या जरूरत है ऐसी परंपरा को याद रखने की जिससे कोई फायदा ही ना हो। आए दिन पूनम मुकेश को इस काम के लिए सुनाते रहती थी, लेकिन मुकेश ये काम छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन पूनम ने मुकेश से कहा, यहीं कुछ दूरी पर जाकर एक कॉलेज खुल रहा है, वहाँ पर कोई दुकान नहीं है। मेरा ख्याल है कि क्यों ना हम वहाँ पर एक चाय की दुकान खोल लें। इन मिट्टी के बर्तन बनाने से तुम्हें कोई फायदा तो होता नहीं है, बेकार में अपना वक्त जाया करते हो और घर का खर्चा चलाने के लिए पैसा चाहिए, मिट्टी नहीं। तुम बिना बात के मेरे बनाए हुए बर्तनों को क्यों कोसती रहती हो? एक दिन देखना ये बर्तन ही काम आएंगे। मुझे ये बेवजह की बातें नहीं चाहिए। मेरे भाई ने कुछ पैसे दिए हैं, मैं चाहती हूँ तुम उन पैसों से कॉलेज के सामने दुकान खोल दो। वहाँ के लड़के लड़कियाँ चाय पीने जरूर आएंगे। तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। कॉलेज बनने से पहले ही वहाँ पर बहुत सारी दुकानें खड़ी हो गई हैं। आखिर मेरी दुकान क्यों चलेगी वहाँ पर? पूनम नहीं मानती और वो मुकेश को पैसे थमा देती है और उसे बाजार से सामान लाने के लिए भेज देती है। मुकेश पूनम के आगे हार जाता है और चाय का सामान लेकर कॉलेज के बाहर एक दुकान लगा देता है। जाने मन, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, मेरी चाय कोई नहीं पिएगा। आज बस 20 चाय ही बिकी है। बस 20 चाय बिकी हैं। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। इससे तो जो खर्चा है वो भी पूरा नहीं होगा। चीनी इतनी महंगी हो गई है और पत्ती का तो कोई जवाब ही नहीं। अरे वहाँ पर इतने सारे लोग चाय बनाकर बेचते हैं, कुछ तो कॉलेज के अंदर भी लेकर जाते हैं। अब लोगों के ऊपर मुनहसर करता है कि वो किस तरह की चाय पीना चाहते हैं और किससे पीना चाहते हैं। मेरी चाय बिकती ही नहीं है, मगर तुम्हें तो मुझे चाय की दुकान पर ही बिठाना है। मैं अच्छा खासा बर्तन बनाने का काम कर रहा था, मगर तुम्हें वो पसंद नहीं आया। अब्बू, आप आ गए। आपने मुझे पिछले हफ्ते वादा किया था कि आप मुझे बर्तन बनाना सिखाएंगे, पर आपने तो मुझे सिखाया ही नहीं। रुक, अभी सिखाता हूँ। मुकेश चीकू को चाक चलाना सिखाता है। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से बर्तन बनाने की कोशिश करता है। वो उसे सिखाकर अगले दिन अपने दुकान पर चला जाता है। जब वो चाय की दुकान पर अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहा था, तभी चीकू दौड़ा दौड़ा वहाँ पर आता है। अब्बू, देखो मैंने क्या बनाया है। अरे ये तो इडली जैसा कप बन गया। मैंने तुझे इतना अच्छा कप बनाना सिखाया था, मगर तू ये क्या बना कर लाया? अब्बू, मुझसे ऐसा ही कप बना है। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार फिर कोशिश करना तो अच्छा कप बनेगा और एक दिन तुम अच्छे बर्तन बनाना सीख जाओगे। छोटी चीजों से ही शुरुआत करनी चाहिए बेटा। चीकू वो इडली के आकार वाला कप वहीं पर रखकर चला जाता है। तभी एक आदमी चाय पीने आता है। अरे जनाब, एक कप चाय बनाना और मिट्टी के कप में देना। देखिए जनाब, मेरे पास मिट्टी के बर्तन नहीं है, बल्कि डिस्पोजेबल हैं और मैं उन्हीं में सबको चाय देता हूँ। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो भाई, यही तो रखा है कप। अरे ये तो मेरे बेटे ने बनाया है। अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत कप है, बिल्कुल इडली के आकार का। मुझे तो इसी में चाय पीनी है। मुकेश उस आदमी की जिद की वजह से उसे इडली के आकार वाले कप में चाय देता है। उसे इडली के आकार वाले कप की चाय बहुत अच्छी लगती है और वो कॉलेज के सभी लोगों को उसके बारे में बताता है। सभी इडली के चाय की ख्वाहिश लेकर उसके दुकान पर आते हैं। अरे पूनम, आज तो कमाल हो गया।
सब उस इडली जैसे कप में चाय पीना चाहते थे जिसे चीकू ने बनाया था। अब मैं रात को इडली के आकार का कप बनाऊंगा और सुबह उसी में सबको चाय दूंगा। इससे मेरा कारोबार और भी ज्यादा चलेगा। अरे वाह, इडली वाली चाय, ये तो अलग ही स्वाद आएगा। चीकू, तुमने तो कमाल कर दिया बेटा, इडली जैसा शक्ल वाला कप बनाकर। बेटा किसका है? मैंने कहा था ना, हमारा बेटा एक दिन बेहद मशहूर बनेगा। देखो, उसने तुम्हारे चाय की दुकान में कितनी मदद की है। सब उस कप को इडली समझकर उसमें चाय पीते हैं। एक अलग ही मजा आता है उसमें चाय पीने में। हमें भी तो पिलाओ इडली वाली चाय। पूनम जैसे ही वो इडली वाले कप की चाय पीती है तो उसका स्वाद उसे बेहद अलग लगता है और वो बेहद खुश होकर कहती है, तुम तो वैसे ही इतनी लाजवाब चाय बनाते हो, और ऊपर से जब ये इडली के कप में चाय डलती है तो इसका स्वाद और लाजवाब हो जाता है। अरे जब ये इडली चाय है तो इसका जायका भी तो उम्दा होगा ना। इसमें इडली जैसी अलग ही महक आती है और इसमें चाय पीकर महसूस होता है कि आप इडली खा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वहाँ कॉलेज में ज्यादातर साउथ के लोग रहते हैं, इसलिए वो इडली वाली चाय को बेहद पसंद करते हैं। अब मुकेश इडली चाय वाले के नाम से मशहूर हो गया था। अब हर कोई उसकी इडली चाय पीना चाहता था, क्योंकि उसकी इडली चाय में अलग ही स्वाद आता था। अरे भाई, तुम्हारी ये इडली चाय तो बहुत ही जायकेदार है, इसमें एक अलग ही मजा है। मेरे यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, क्या तुम उसमें चाय बनाना पसंद करोगे? मगर मैं फिक्र मत करो, जो भी फायदा होगा वो सब तुम्हारा होगा। बस तुम मेरे रेस्टोरेंट में चाय बनाने का काम करो। इस इडली चाय को मेरे रेस्टोरेंट में बनाकर बेचो। अरे नहीं जनाब, मैं ये इडली चाय लोगों को खुश करने के लिए बेचता हूँ, अपने फायदे के लिए नहीं। जब इस चाय को पीकर लोगों के चेहरे पर खुशी आती है तो वो मेरे लिए फायदे से लाख गुना अच्छी है। आपके रेस्टोरेंट में कोई गरीब नहीं आ जा सकता ना। मेरी चाय की दुकान पर हर तरह के लोग आते हैं। मैं ये इडली चाय सभी लोगों के लिए बनाता हूँ, सिर्फ अमीरों के लिए ही नहीं। मुझे तुम्हारी ये सोच सुनकर बहुत खुशी हुई भाई। मैं तो सिर्फ तुम्हारे दिल का ख्याल जानना चाहता था कि इडली चाय को बनाने के बाद तुम्हारे दिल में कहीं गुरूर तो नहीं आ गया। मगर तुम नेक दिल और ईमानदार आदमी हो। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि तुम्हारी ये इडली चाय की दुकान ऐसे ही चलती रहे और तुम्हें लोगों की भरपूर दुआएं मिलती रहे। मुकेश अब लोगों की इसी तरह सेवा करता रहता है। वो अपने छोटे से ही स्टॉल पर इडली चाय बनाकर बेचता है, जो कि लोगों को बेहद पसंद आती है और सब उसे इडली चाय वाले काका के नाम से मशहूर कर देते हैं। अब उसकी न्यूज़ YouTube और न्यूज़ चैनल में भी आने लगी थी। सब उसकी इडली चाय पीने के लिए दूर दूर से आते थे। अब वो मुकेश चाय वाला नहीं, बल्कि इडली चाय वाला बन चुका था।